हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन पॉलिटी के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे प्रस्तावना प्रेम्बल के बारे में आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रेम्बल प्रस्तावना जब संविधान सभा की तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका पेश की गई थी, तो यही उद्देशिका आगे चलकर ना भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहलाई। देखो, हमारे प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न मतलब हमारे देश पर कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति का कोई आधिपत्य नहीं होगा। हम प्रभुत्व संपन्न होंगे। हमारे ही देश का कोई एक व्यक्ति या प्रतिनिधि भारत के प्रभुत्व को संभालेगा और भारत का राष्ट्र अध्यक्ष होगा, जो हमारे भारत का राष्ट्रपति होता है। एंड फ्रेंड्स, प्रस्तावना में हमारा एक वर्ड है समाजवादी। तीसरा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है हमारे देश में, हमारे राज्य में व्यक्ति को किसी भी धर्म अथवा रिवाजों को मानने की स्वतंत्रता होगी। हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, हम पंथ निरपेक्ष होंगे। एंड फ्रेंड्स, प्रस्तावना में वर्ड एक है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक मतलब कि हमारे देश में जनता का शासन होगा। और हमारे प्रेम्बल में गणतंत्र शब्द है। गणतंत्र मतलब क्या होता है कि हमारे देश में कोई भी पद अनुवांशिक नहीं होगा। गणतंत्र शब्द जो है वो फ्रांस से लिया गया है। और जब हमारा देश में प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र होगा, तभी हमारे देश के लोगों को न्याय, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय ये न्याय शब्द जो है ना वो 1917 में रूस की क्रांति से लिया गया था। स्वतंत्रता, समानता और लोगों के बीच भाईचारा, बंधुता होगी। देखो, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द जो है 1789 में हुए फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे। अखंडता। अब अखंडता मतलब जिसे खंडित ना किया जा सके। अगर कोई और राज्य आकर भारत में शामिल होना चाहता है तो हो सकता है, परंतु भारत का कोई भी राज्य या क्षेत्र भारत से अलग होना चाहेगा तो ये हरगिज संभव नहीं होगा, क्योंकि हम एक अखंड राज्य हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता ये तीनों शब्द ना पहले प्रस्तावना में नहीं थे। ये शब्द तीनों बाद में जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तो हमारे प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अब फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ के बारे में। संविधान की अनुसूचियों के बारे में हम जानेंगे। देखो, हमारे संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या है ना वो 12 है, लेकिन हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। लेकिन बाद में ना संविधान संशोधन द्वारा 4 और अनुसूची जोड़ी गई और वर्तमान में हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। अब फ्रेंड्स, हम जानेंगे आगे अनुसूची फर्स्ट मतलब अनुसूची 1 के बारे में। देखो, अनुसूची 1 कहता है कि भारतीय राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम एवं उनका अधिकार क्षेत्रों के बारे में लिखा है। आज़ादी के बाद जब हमारे भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो हमारे देश में कुल 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। लेकिन उसके बाद राज्यों की संख्या बढ़ने लगी और सबसे पहले बम्बई राज्यों को गुजराती मराठी भाषा में बांट दिया गया और देश का 15वां राज्य गुजरात को बना दिया गया और बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र नाम दे दिया गया। 1961 में गोवा, दमन दीव से पुर्तगालियों को निकाला गया और गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित बना दिया गया। लेकिन 56वां संविधान मतलब 56 संविधान संशोधन के तहत देश को 25वां राज्य गोवा बना दिया गया और उसके बाद सन 2000 में 3 राज्य बनाए गए, उत्तराखंड, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ बना। और उसके बाद सन 2014 में देश का 29वां राज्य तेलंगाना बनाया गया, जिसे आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया था। तेलुगु भाषियों के द्वारा आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, तेलुगु भाषियों के द्वारा अलग किया गया था। लेकिन 2020 में ना फिर से फेरबदल हुआ और अनुच्छेद 370 और 35A को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर में दर्जा समाप्त कर दिया गया और 2 यूनियन संघ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या जो है वो 28 हो चुकी है और अब हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है। अगर भारत में किसी भी राज्य का गठन होता है तो सीधे वह अनुसूची 1 को प्रभावित करता है। अब फ्रेंड्स, हम जानेंगे अनुसूची 2 के बारे में। अनुसूची 2 में क्या है? देखो, अनुसूची 2 में क्या है कि भारत के विभिन्न पद अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के बारे में लिखा गया है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष,
मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष, सदस्य, एमपीज, एमएलए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सीएजी मतलब कंट्रोल ऑडिटर जनरल, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता के भत्तों के बारे में अनुसूची 2 में वर्णित है। इनके वेतन और भत्ते जो है वो संसद के द्वारा मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा निर्धारित किया जाता है इनके द्वारा। लेकिन महान्यायवादी और महाधिवक्ता के जो भत्ते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है। अब फ्रेंड्स हम जानेंगे अनुसूची 3 के बारे में। अनुसूची 3 हमारा क्या कहता है? देखो अनुसूची 3 में बताया गया है कि भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के बारे में अनुसूची 3 में वर्णित है। राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, गवर्नर को शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है और प्रधानमंत्री को शपथ ना राष्ट्रपति दिलवाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलवाई जाती। बाकी सारे अधिकारियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। और लोकसभा अध्यक्ष को शपथ ना इसलिए नहीं दिलवाई जाती क्योंकि जब लोकसभा का सदस्य जो है नई सरकार के नए सत्र में पहली बार पहुंचते हैं तो पहला ही काम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक ना प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है और फिर ये स्पीकर सभी को सामूहिक रूप से शपथ दिलवाता है और फिर यही लोग अपने आप में एक लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। और जो शपथ ले चुका होता है तो दोबारा शपथ उसको नहीं दिलाई जाती, इसलिए दोबारा शपथ वो नहीं लेता। मंत्री के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। एमपीज, एमएलएस को शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलवा देते। को मंत्री के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति दिलवाएगा, लेकिन एमपीज, एमएलएस को शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है और मुख्यमंत्री को शपथ गवर्नर दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ गवर्नर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश को शपथ है वो गवर्नर दिलवाते हैं। और देखो नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी और भारत के महाअधिवक्ता को शपथ राष्ट्रपति दिलवाएगा। अब फ्रेंड्स हम आगे जानेंगे अनुसूची 4 के बारे में। अनुसूची 4 में क्या है कि राज्यों की विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों का वितरण के बारे में वर्णित है। अनुसूची 4 में क्या वर्णित है कि राज्यों के विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों का वितरण के बारे में वर्णित है। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य विभिन्न राज्यों के विधानसभा सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं और विभिन्न राज्यों से आकर राज्यसभा में आते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, जिसमें से 12 सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आयरलैंड से हमने प्रावधान लिया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाना है। राज्यसभा के सदस्यों का वितरण राज्यों की जनसंख्या के आधार पर होती है। जिस राज्यों की जनसंख्या अधिक होगी उसमें सदस्यों की संख्या भी अधिक होगी क्योंकि वो ज़्यादा लोगों का नेतृत्व करेंगे। अनुसूची 5 में वर्णित है कि अनुसूचित जनजातियों एवं जातियों के लिए विशेष प्रावधान किए, मतलब अनुसूची 5 में जो वर्णन है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के बारे में ना अनुसूची 5 में वर्णन है। अब फ्रेंड्स अनुसूची 6 में विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में है। अब अनुसूची 7 में क्या है? अनुसूची 7 में भारतीय संविधान की सूचियों के बारे में वर्णन है। अनुसूची 7 में भारतीय संविधान की सूचियों के बारे में वर्णन है। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इन सब विषयों के बारे में अनुसूचित 7 में वर्णन है। देखो संघ सूची क्या होता है? संघ सूची में ना केवल केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाता है। राज्य सूची इसमें ऐसे विषय होते हैं जिसमें केवल राज्य के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। और समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अब नेक्स्ट अनुसूची 8 में क्या है? अनुसूची 8 में वर्णित है संविधान की भाषाएं। अनुसूची 8 में संविधान की भाषाएं लिखी हैं। हमारे संविधान में ना 22 भाषाएं हैं, लेकिन हमारे मूल भाषाएं 14 थी। हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन हमारे मूल भाषाएं 14 थी। संविधान में संशोधन करके 8 भाषाएं और जोड़ी गई। अब वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। और हमारे मूल संविधान की जो भाषाएं हैं
आदमी हमारे मूल संविधान की जो भाषाएं हैं, देखो अनुसूची 8 में भाषाओं के बारे में वर्णन है, जिसमें क्या है कि हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल भाषाएं 14 थी और संविधान में संशोधन करके 8 भाषाएं और जोड़ दी गई थी। अब वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। तो हमारे मूल संविधान की भाषा जो है वो असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी मतलब भारत की राजभाषा, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, केरल, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत क्या है उत्तराखंड की राजभाषा है, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू क्या है उत्तर प्रदेश की राजभाषा। तो अनुसूची 8 में भाषाओं के बारे में वर्णन है। देखो फ्रेंड्स, हमारे आधुनिक संविधान में सबसे पहले सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया था। फिर 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुर, कोंकणी 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। फिर हमारे संविधान की भाषा हमारे जो संविधान की भाषा है वो 18 हो गई। और फिर हमारे संविधान में 4 भाषाएं और जोड़ दी गई, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली भाषा को 2003 मतलब 2003 में 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मैथिली जो है वो बिहार की भाषा है, बोडो जो है वो असम की एवं नागालैंड की भाषा है, डोगरी जो है वो हिमाचल और कश्मीर की भाषा है, संथाली जो है वो हमारी झारखंड की भाषा है। सो फ्रेंड्स, अनुसूची 8 में भाषाओं के बारे में वर्णन है। अब हम आगे पढ़ेंगे अनुसूची 9। अनुसूची 9 में क्या है? अनुसूची 9 को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। और वो संविधान जिसको हमने 26 जनवरी 1960 में ही लागू किया था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारा देश बहुत सारी रियासतों में बांटा था और सबसे पहले ही हमारा काम था कि हमारे देश का ना एकीकरण कर दिया जाए, और उन्हें मिला लिया जाए। इस काम को भारत के बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसीलिए उनके जन्मदिन मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। क्योंकि देखो, हमें एक करने का काम ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। लेकिन जब हमारे देशी रियासतों का एकीकरण हुआ तब भूमियों ज़मीनों के लिए कोई कानून नहीं बना था। ये बात तय थी कि सारी के सारी ज़मीनों का उपयोग सरकार करेगी। लेकिन आज़ादी के बाद सारी ज़मीनें ज़मींदारों के पास थी, अन्य रियासतों के मालिक के पास थी। अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि सरकार उनसे ज़मीन कैसे ले। तो 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी का देहांत हुआ तभी ना विनोबा भावे ने एक मुहिम शुरू की। उन्होंने गांधी जी के ट्रस्टशिप को आधार मानकर एक आंदोलन चलाया गया, भूटान आंदोलन, जिसे कहा गया भूटान आंदोलन। इन्होंने लोगों को प्रेरित किया, विनोबा भावे जी ने लोगों को प्रेरित किया कि गांधी जी के आदर्शवाद को मानिए कि अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो आप उतना ही अपने पास रखें जितना ज़रूरत हो और सब दान कर दीजिए। लेकिन सभी लोग अनुसरण नहीं कर रहे थे, तो विवशतावश हमारी सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ा, जिससे हमने अभी 1950 में ही लागू किया था। अब 1951 में संशोधन विधेयक बिल लाकर संसद में अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के अनुसार 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। अब इसमें जो 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया कि भूमि सुधार के कानून को जोड़ दिया गया, जिसमें सरकार ना चाहे जिसकी भूमि को अधिग्रहण कर सकती है। 9th जो अनुसूची है हमारी, इसमें यही है कि सरकार ना किसी की भूमि को अधिग्रहण कर सकती है और वो व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता। अब फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ेंगे अनुसूची 10, अनुसूची 10 के बारे में। अनुसूची 10 हमारा क्या कहता है? देखो, अनुसूची 10 के तहत ना 52nd मतलब 92वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें अनुसूची 10 से दल बदल। देखो, अनुसूची 10 में ना दल बदल के बारे में बात की गई है। इसमें ना अनुसूची 10 के तहत जो है वो दल बदल पर रोक का कानून लागू हुआ। और इस समय ना भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अनुसूची 10 में क्या है कि दल बदल पर रोक लगाई गई। और जब ये हमारा संविधान संशोधन के तहत जब जोड़ा गया, अनुसूची 10 जब ऐड हुआ तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री ना राजीव गांधी थे। और जब अगला लोकसभा चुनाव आया तो सभी कांग्रेस दल के नेताओं ने दल को छोड़कर जाना शुरू कर दिया। इस वजह से ना दल बदल कानून पर रोक लगाया गया। नेक्स्ट है अनुसूची 11। शेड्यूल 11 में क्या कहा गया है? देखो, शेड्यूल 11 में क्या है? 73 73वां संविधान संशोधन 1992 में
11वीं अनुसूची हमारी जोड़ी गई, जिसमें भारतीय संविधान में पंचायत का भाग बना दिया गया। तो अनुसूची 11 में ना पंचायत का भाग बना दिया गया, पंचायती राज। अनुसूची 11 में क्या हुआ कि इसके तहत पंचायती राज को ना संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट है अनुसूची 12। अनुसूची 12 में नेक्स्ट अनुसूची 12 में हम जानेंगे 1992 में 74वां संविधान 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुसूची 12 ना जोड़ी गई। अब इसमें क्या है कि जिसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। जब अनुसूची 11 और 12 जोड़ी गई थी ना, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे।